हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के उभर रही है और बेरोजगारी बहुत सारी अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। बेरोजगारी की वजह से कंट्री की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, कम हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक पोटेंशियल, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है आज के दौर में और अनएम्प्लॉयमेंट को आज हम लोग टेक्निकल वे में समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा और अनएम्प्लॉयमेंट को और डीपली समझने में मदद करेगा कि ये बेरोज़गारी की समस्या है क्या, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, बेरोज़गारी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने के उपाय क्या हैं और इस पे हम लोग कैसे काबू पा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स गुरु। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऐसे ही करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वीडियोज़ के लिए। तो सीधा आते हैं, व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सर्चेस फॉर एम्प्लॉयमेंट। आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है। आपको रोज़गार चाहिए और आपको अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन को हम लोग बेरोज़गारी कहते हैं। अगर आप काम करना ही नहीं चाहते हो या फिर अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में एज अ स्टूडेंट इनरोल्ड हो तो आप तो एज अ स्टूडेंट हो ही, आप जॉब के लिए नहीं देख रहे हो, तब आप बेरोज़गार नहीं कहलाओगे। आप बेरोज़गार तभी कहलाओगे जब आप नौकरी ढूंढ रहे हो या रोज़गार ढूंढ रहे हो और आपको रोज़गार नहीं मिलता है तब। तो ये है अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट एक की इंडिकेटर है इकोनॉमी के हेल्थ का। इकोनॉमी का हेल्थ दर्शाता है अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री की प्रोडक्टिविटी होगी, जीडीपी अच्छी होगी। क्योंकि जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री एक जोग्राफिकल एरिया में कितना आउटपुट क्रिएट करती है, कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, उसी को जीडीपी कहते हैं। तो जितना ज़्यादा लोग काम में लगे होंगे, जितना ज़्यादा लोग रोज़गार में लगे होंगे, उतना ज़्यादा कंट्री की आउटपुट बढ़ेगी। जितना कम लोग एम्प्लॉयड होंगे, जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उतनी कंट्री की जीडीपी कम होगी। और एक अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक फिलिप्स कर्व करके है। फिलिप्स कर्व क्या बताता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिश्ता है। तो वाई एक्सिस पे आप इन्फ्लेशन ले लो, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट ले लो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और ये इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या है? जितना कम इन्फ्लेशन होगा उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा। बहुत लोगों को ये आश्चर्य लग सकता है कि इन्फ्लेशन कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट हाई कैसे होगा। तो ये देखा गया है, खास करके ये जो इकोनॉमिस्ट थे फिलिप्स, उनके द्वारा, कि जितना कम इन्फ्लेशन होगा उतनी ज़्यादा बेरोज़गारी दर ज़्यादा होगी और जितना हाई इन्फ्लेशन होगा, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ जाएगा तो लोग रोज़गार ज़्यादा मिलेगा। ये सिचुएशन को लोग चैलेंज भी करते हैं कि ये कर्व उतना सही नहीं है। ये शॉर्ट टर्म के लिए तो सही हो सकता है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा तो लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलने लग गया, तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन जनरली इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन, जो अभी पूरी दुनिया में हाई इन्फ्लेशन का दौर है, वो दौर अच्छा नहीं होता है। और कभी कभी दोनों एक साथ आ जाता है, जैसे स्टैगफ्लेशन। एक टर्म और आया 1970 के दौर में, 1970s के टाइम में, स्टैगफ्लेशन, कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी रुकी हुई है, इन्फ्लेशन भी हाई है। तो दोनों एक साथ भी हो सकता है। फिलिप्स ने क्या बताया कि इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन कभी कभी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हाई हो सकते हैं, जो अभी के दौर में हम लोग देख सकते हैं। तो इसी को स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे हो और कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रहा हो। तो ये फिलिप्स कर्व और स्टैगफ्लेशन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं टेक्निकलिटीज़ क्या है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट टाइप समझने होंगे। अगर आपको बेरोजगारी की समस्या को समझना है ना, तो बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं वो समझना होगा। तो एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि ये जो है ना, ये कोई लोग ग्रेजुएट हुए तो उनको जॉब की तलाश होगी, ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोग जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब इंस्टेंटली नहीं मिलता है। ठीक है, तो इंस्टेंटली नहीं मिलता है मतलब कि तुरंत आपने ग्रेजुएशन किया, आपके हाथ में जॉब हो। हाँ, बहुत जगह कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद थोड़े दिन के बाद जॉब मिलता है। तो वो पीरियड में जब लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं ना,
ग्रेजुएशन के बाद, तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। वो सिचुएशन के कारण होता है कि जॉब एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है कि हर इकोनॉमी अप एंड डाउन से होके गुजरती है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो तब एम्प्लॉयमेंट हाई हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और जब इकोनॉमी ख़राब हो रही हो, जब रिसेशन का दौर हो, मंदी का दौर हो, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो यह है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मान लो एक इंडस्ट्री है लखनऊ में, तो लखनऊ में बड़ी सी इंडस्ट्री है लेकिन वो उसको अब रांची शिफ्ट होना है, तो रांची शिफ्ट करेगा वो इंडस्ट्री अपने आप को, तो लखनऊ के जो आसपास के लोग उस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो यह है स्ट्रक्चरल फैक्टर। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत जगह लेते हैं, जैसे कि एक इंडस्ट्री अपने आप को अपस्केल कर रही है, ठीक है, वो अपने इंडस्ट्री में नई मशीन लगाना चाहती है ताकि वो मशीन 10 लोगों की तनख्वाह बचाए और उनको रिप्लेस कर दे। तो एडवांस मशीनरी क्या करता है कि लोगों के बदले वो ज़्यादा काम करता है, तो वो 10 लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसी को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चौथा है इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट, जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे गवर्नमेंट अगर ऐसी योजना दे दे कि इंडस्ट्री को ज़्यादा टैक्सेशन करना है, इंडस्ट्री पे ज़्यादा टैक्स कर दे, तो इंडस्ट्री पे ज़्यादा टैक्स करेगी तो इंडस्ट्री ले ऑफ करने लगेंगी ताकि उनको अपना पैसा बचाना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी योजना लाएगी, ठीक है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और गवर्नमेंट कल को नरेगा जैसी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को बंद कर दे तो कितने सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो जब इंस्टीट्यूशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको इंस्टीट्यूशनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पांचवा है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो सीज़न पे आता है। जैसे मॉनसून सीजन आएगा तो एग्रीकल्चर और उससे अलाइड सेक्टर से जुड़े लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि मॉनसून में तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी लगभग नहीं होती है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और छठा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत बड़ा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में कि एक सेक्टर में जितनी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे हमारे देश में एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडिया में करीब 42 से 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है एग्रीकल्चर में। तो 42 से 45% लोग इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। तो ये एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 लोग भी काम करेंगे 4 लोग की जगह खेत में तो वो काम हो जाएगा, लेकिन दूसरी जॉब ना होने के कारण लोग एग्रीकल्चर में ज़रूरत से ज़्यादा हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक सेक्टर या एक ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं तो उसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये है टेक्निकल टर्म। अब इसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल और डिस्गाइज्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। अब देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई पे क्यों है पूरी दुनिया में। तो आप लोगों को पता है कि दुनिया एक पैंडेमिक से होके गुजर चुकी है, या फिर बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि हम लोग पैंडेमिक के बीच में हैं। तो इस पैंडेमिक की वजह से बहुत लोगों की जॉब चली गई क्योंकि इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो तो बंद हो गई लॉकडाउन की वजह से। द ग्रेट लॉकडाउन रिजल्टेड इनटू द ग्रेट रेजिग्नेशन। बहुत सारे लोगों का रेजिग्नेशन भी हुआ इसकी वजह से, ठीक है। तो ये पैंडेमिक का इफेक्ट है और अभी हम लोग पैंडेमिक के बीच में हैं, अभी भी पैंडेमिक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो पैंडेमिक की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पे असर पड़ा, लोगों के रोज़गार पे असर पड़ा, खास करके वैसे लोग जहाँ पे जो लोग सर्विसेज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जो रेस्टोरेंट के बिजनेस में हैं, जो सिनेमा के बिजनेस में हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों को फैक्ट्रीज़ को भी बंद करना पड़ा। जैसे चाइना क्लासिक एग्जांपल है, चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ बंद हो गए, अब उन फैक्ट्रीज़ को ले ऑफ करना पड़ा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लॉकडाउन में बंद हो गई, जो और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनका भी जॉब चला गया, तो इनफॉर्मल सेक्टर इकनॉमी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण यही है कि बहुत ज़्यादा लोगों पे असर पड़ा है पैंडमिक का। दूसरा है लैक ऑफ इंडस्ट्री की इंडिया में कमी है, और है भी तो एक जगह पे लोकेटेड है। आप इंडिया का मैप देखो, जितनी भी इंडस्ट्रियल टाउन्स है मैक्सिमम वो वेस्टर्न इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। ईस्टर्न इंडिया का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अगर आपने ईस्टर्न इंडिया पुअर क्यों है वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आई बटन में आप देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ तो हैं इंडिया में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन उनका नहीं हुआ है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ को जब तक आप पूरे देश में नहीं फैलाओगे तब तक यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा यहाँ से माइग्रेट
करके लेबरर्स दूसरी जगहों पे वेस्टर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में जाएंगे। और जो भी लोग, एक फेनोमिनन होता है कि जब कंट्रीज़ का डेवलपमेंट शुरू होता है, जैसे इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो जब कंट्री डेवलप करना स्टार्ट होती है तो लोग एग्रीकल्चर के बाद जॉब ढूंढने इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हो जाता है उस देश का, तो लोग इंडस्ट्री से फिर सर्विसेज जाते हैं। इंडिया एक यूनिक केस है इसमें कि हमने एग्रीकल्चर के बाद डायरेक्टली लोग यहाँ से सर्विसेज में चले गए। ये वाला चीज़, इंडस्ट्री वाला चीज़ हमारे देश में डेवलप हो ही नहीं पाया। तो इस वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो नहीं पाया। तो ये आप एक ग्राफ देखो, बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है। इसमें देखो कि किस सेक्टर का कितना शेयर है जीडीपी में, ठीक है, तो और कौन सा सेक्टर कितना लोगों को एम्प्लॉय करता है। तो एग्रीकल्चर का देखो कितना शेयर है जीडीपी में। एग्रीकल्चर 45% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन मात्र 15 से 20% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। सर्विसेज देखो, तो हम लोग एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज में चले गए। सर्विसेज देखो, सर्विसेज 55 से 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन है। और इंडस्ट्रीज़ ना ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ना ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वाला फैक्टर मिसिंग है, इंडस्ट्री वाला फैक्टर इंडियन इकोनॉमी में। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ कि ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ और लोग बेरोजगार होते चले गए। तीसरा है मिसमैच है स्किल लेवल में। मिसमैच क्यों है कि जो हम पढ़ते हैं और जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए उसमें एक मिसमैच है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद सीधा 2020 में रिवाइज होती है, ठीक है, और वो भी अभी तक पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो कंपनीज को चाहिए, वो स्किल मांगती है और इंडिया में अनस्किल्ड लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। चौथा रीज़न है पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इंडिया को सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है क्योंकि इंडिया अपनी पॉलिसीज़ तो बना लेता है लेकिन उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। इतनी सरकार पैसे खर्च करती है, फिर भी वो ग्राउंड पे वो असर नहीं दिखता है, ठीक है। पांचवा रीज़न है कि पॉपुलेशन भी इंडिया का ज़्यादा है। इंडिया की आबादी करेंटली 140 करोड़ के आसपास ही होगी। अभी इस साल सेंसस होना है, देखते हैं एग्जैक्ट डेटा क्या आता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 140 करोड़ की आबादी है हमारी। तो पॉपुलेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पा रही हैं और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और छठा है कि देश की आधी आबादी जो कि महिलाओं की है, वो इतना बढ़ चढ़ के एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाती उनकी, और इतना बढ़ चढ़ के वो रोज़गार में हिस्सा नहीं ले पाते। उसके बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इशूज़ हैं, उस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। तो विमेन का पार्टिसिपेशन लो है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन क्या है। तो कुछ इसमें नए यूनिक सॉल्यूशंस हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। पहला तो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देश में बेरोजगारी की समस्या है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि कितने एग्जैक्ट डेटा कलेक्ट करना होगा अनएम्प्लॉयड पीपल का, ठीक है। अब आप एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेटा देखो, अभी रिसेंटली आया है कि इंडिया के गवर्नमेंट के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रही है इंडिया में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है कि जितने लोग जॉब खोज रहे हैं उसमें से कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। तो अनएम्प्लॉयड पीपल बाई अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड पीपल, मतलब जो लोग एक्टिवली जॉब खोज रहे हैं उसमें से अनएम्प्लॉयड कितने हैं, तो वो 2020-21 में 2 लॉकडाउन के बावजूद 4.2% के आसपास है। मतलब अगर टोटल लोग जॉब खोज रहे हैं उसका मान लो 50 करोड़ है उसका पॉपुलेशन, और 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज में है, तो 2/50 कितना हुआ, 4% के आसपास, ठीक है, 4% लोग। तो 4% लोग, और ये घट रहा है। 2017-18 में 6.1% लोग अनएम्प्लॉयड थे, 2018-19 में ये कम होकर 5.8 हुआ, 2019-20 में 4.8% हुआ, 2020-21 में 4.2% हुआ। तो ये डेटा घटते जा रहा है। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है कि एक तो है वीकली अप्रोच, कि अगर आप वीक में 1 घंटे भी काम करते हो, 1 घंटे भी काम करते हो और काम ढूंढ रहे हो, तो आपको एम्प्लॉयड माना जाएगा। एक होता है डेली अप्रोच, जिस दिन सर्वे हुआ उसके 1 दिन पहले तक अगर आपने जॉब किया है तो आपको एम्प्लॉयड माना जाएगा। तो ये सब पैमाना है। तो वीकली अप्रोच फॉलो करती है इंडियन गवर्नमेंट। एनएसओ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो ये जारी करती है, ये मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जारी करती है आंकड़े पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के, PLFS। तो इससे पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रही है इंडिया में। अगर एग्जाम्स में ये स्टेटमेंट दे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ करेंटली डिक्लाइनिंग फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है, तो
तो आपको यस मारना है। आपको ये नहीं देखना है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है। लेकिन गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ और है, गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। बहुत सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी झेलनी पड़ी है पैंडेमिक की वजह से। तो वो डेटा को आपको एक रोबस्ट पॉलिसी बनानी होगी। हम डेटा सेक्टर में नंबर 1 है दुनिया में, इतनी सारी आईटी कंपनीज हमारे पास, तो हमको तो डेटा कलेक्ट करने में और डेटा का डिजिटलाइजेशन करने में दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों को एक रॉबस्ट डेटाबेस डेवलप करना होगा अनएम्प्लॉयड लोगों का, और उनके इन स्किल के अनुसार, अगर अनस्किल्ड है तो कौन से जॉब कर सकते हैं, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, तो ये ऐसा गवर्नमेंट करना भी चाहती है। लेकिन वही है पुअर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, वो ग्राउंड पे नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले एक डेटा पूल तैयार करना होगा कि 140 करोड़ की आबादी में सच में कितने लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, ये 4% 5% ये डेटा तो सही है, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट डेटा है? दूसरा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लार्ज स्केल पे करना होगा। जैसा कि मैंने वो फिनोमिनन बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लोग सर्विसेज में चले गए, टीचर बन गए, रेस्टोरेंट में काम करने लग गए, तो सर्विस देने में ज़्यादा हम लोग आगे चले गए, आईटी सेक्टर में काम करने लगे। हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है। ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई है, ठीक है, जो PLI इंसेंटिव है, मोबाइल कंपनीज अपना स्मार्टफोन फैक्ट्रीज यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगी, कार कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी करेंगी। लेकिन और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, और ईस्टर्न इंडिया में भी जो अंडर डेवलप्ड है वहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की सख्त ज़रूरत है। नहीं तो वहाँ से माइग्रेशन होता है वेस्ट में, और वेस्ट में जॉब का फिर मारामारी होती है। तो आपको इंडिया के हर कोने में इंडस्ट्रीज़ लगानी होगी। इंडस्ट्रीज़ के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयड लोगों को एब्जॉर्व करने का। ठीक है, डिफेंस एक हद तक ही जॉब दे सकती है, एजुकेशन, टीचिंग लाइन में एक हद तक जॉब, गवर्नमेंट एक हद तक जॉब दे सकती है। मेजॉरिटी लोड जो लेना होगा वो इंडस्ट्रीज़ को ही लेना होगा। अभी कितना बताया मैंने, अभी देखो 20 से 25% लोग ही इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड हैं इंडिया के। तो इंडस्ट्रीज़ का कम से कम 50 से 60% शेयर होना चाहिए। ठीक है, हम सर्विसेज में आ गए, लेकिन इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग, इस सेक्टर में भी हम लोगों को रोज़गार बढ़ाना होगा। ठीक है, स्किल बेस्ड एजुकेशन देना होगा। जो मिसमैच की बात हमने की कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट होके या पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा करके बाहर आ रहे हैं, उनके स्किल में और इंडस्ट्रीज़ के स्किल में क्या अंतर है। हालांकि गवर्नमेंट कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, ऐसी अन्य बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन क्या वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? हाँ, कुछ हद तक इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, लेकिन क्या उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो पा रहा है? तो ये भी गवर्नमेंट को अपनी ही योजनाओं को असेस करना चाहिए कि मेरी स्किल इंडिया योजना का क्या हुआ, मेरे स्मार्ट सिटी योजना का क्या हुआ, मेरे क्लीन इंडिया मिशन का क्या हुआ। तो हर पॉलिसी का एक सर्वे होना चाहिए कि वो पॉलिसी लोगों तक पहुंचा है, कितने लोगों तक पहुंचा है, लोग उससे सेटिस्फाइड हैं, लोग उसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो पॉलिसी का डिसेंट्रलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और इसी में एक कदम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जो कि स्किल पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है। बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाएगा, तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास स्किल होनी चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ के क्या क्या डिमांड है उसके बेसिस पे करिकुलम तैयार करना होगा, खास करके AICTE जैसे संस्थाओं को जो टेक्निकल नॉलेज देती है, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। अब चौथा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी होगी। सब कोई जॉब नहीं कर सकते, कुछ लोगों को जॉब क्रिएटर भी बनना होगा। और इंडिया में आप देख रहे हो कि एक स्टार्टअप कल्चर चल चुका है, इसमें स्टार्टअप इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ किस में आ रहा है, किस चीज़ में? क्या हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं? इस पे ध्यान दीजिएगा एक बार कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप हैं वो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, वो कुछ बना रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल क्यों है? एक बार सोचिएगा, क्योंकि एप्पल एक प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस तो देती है लेकिन प्रोडक्ट उसका मेन फोकस है। लैपटॉप बनाती है, स्मार्टफोन बनाती है, हेडफोन्स बनाती है, चार्जर बनाती है। सैमसंग क्यों इतना दुनिया की बड़ी कंपनी है? डिस्प्ले बनाती है, मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, टीवी बनाती है, फ्रिज बनाती है। हम लोग के यहाँ से कौन सी कंपनी क्या बना रही है? और जो स्टार्टअप बन रहे हैं, कुछ EVs और अन्य स्टार्टअप्स को छोड़ दे तो ज़्यादातर लोग सर्विस देने में भी फिर से लगे हुए हैं। हम लोग पहले से ही सर्विस में स्ट्रांग है, वो तो हमारा स्ट्रेंथ है ही। हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट बेस्ड इकोसिस्टम में ध्यान देना होगा। बोट कंपनी देखो, परफेक्ट एग्जांपल है। पहले ईयरफोन बनाती थी, ठीक है, धीरे धीरे उसने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लिया, अब स्मार्ट वॉचेस बना रही है। तो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी वो दुनिया पे राज करेगी, ये बात याद रखिएगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट होंगे। अगर इंडिया की कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू करती है तो वो क्या होगा, वो इंडस्ट्रीज़ लगाएगी, फैक्ट्रीज लगाएगी, वहाँ पे इंडियन लोगों को जॉब देगी।
ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। कॉलेज में ऐसे करिकुलम बनाए जाने चाहते हैं जो लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप करे, ठीक है। और प्रॉब्लम जो लोगों की प्रॉब्लम है, जैसे ई रिक्शा परफेक्ट एग्जांपल है। पहले दिखती नहीं थी इंडिया में, लेकिन अब देखो हर गली मोहल्ले, बड़े शहर, छोटे शहर, हर जगह आपको ई रिक्शा दिख जाएगा। वो कितना बड़ा इनोवेशन हो सकता है अगर कोई इंडियन कंपनी बेस्ट ईवीज बनाने लग जाए दुनिया में, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ लिथियम आयन बैटरीज फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक चाइना। तो कितना जनरेट करेगी रेवेन्यू, कितने लोगों को रोजगार देगी। तो प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि सर्विसेज के। सर्विस तो स्ट्रेंथ है ही, आप और आगे जाइए उसमें, लेकिन प्रोडक्ट को भी बनाने पे ध्यान दीजिए जिससे जॉब क्रिएट हो और अनएम्प्लॉयड लोग एब्जॉर्ब हों, ठीक है। पांचवा है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, उनमें भी बदलाव लाना होगा। 2019 में आपको याद दिला दूं मैं, पैंडेमिक से पहले गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन टैक्स कट कर दिया था ताकि इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो और वो और जॉब जनरेशन पे काम करें। उनके टैक्स में कटौती की थी गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन बीच में पैंडेमिक भी आ गया। लेकिन अब इंडस्ट्रीज़ को लीड करना होगा, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, उनको भी देशभक्ति दिखानी होगी जॉब क्रिएट करके, ठीक है। वो हर समय प्रॉफिट 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 सोच नहीं सकते हैं। कभी कभी उनको अपने प्रॉफिट से आगे अपने देश के रोजगार पे ध्यान देना होगा, देश के युवाओं पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देश के अगर यूथ को वो अपने सेक्टर में थोड़ा प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज़, अगर 10% हो रहा है तो 8 कर दीजिए प्रॉफिट को अपना, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी लग्जरी, अपनी कंपनी को, अपने आप को रिच बनाने में लग जाएंगे, ठीक है, तो यूथ का फिर उससे नुकसान होता है, ओवरऑल कंट्री का भी नुकसान होता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में, जैसे गांधी जी कहा करते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट ओनर नहीं है, ठीक है, हम लोग सब ओनर हैं किसी भी कंपनी के। तो कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट है। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इस्टेब्लिश किया है, सहकारिता विभाग, ठीक है, जिसके मिनिस्टर हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग का तो हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट का कब कॉन्शियसनेस जगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है। थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन अगर उससे कम होता है तो ठीक है, ठीक है। रतन टाटा को लोग इतने रिस्पेक्ट से क्यों देखते हैं, ये इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है, अपने कॉन्शियसनेस को जगाना है। तो इंडिया इस तरह से ग्रो करेगा, सबका योगदान होना चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एकेडमिशिया, मीडिया, ठीक है, हर किसी का योगदान होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में ही 98% एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर तो उतना जनरेट ही नहीं कर पाएगा, फिर उसका रेवेन्यू बजट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने कॉन्शियसनेस को जगाना होगा और अपने फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज लाना होगा, जिससे ज़्यादा ट्रेनिंग पे खर्चा करना होगा, ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट पे। वो किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ टाई अप कर सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट के भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ज़मीन पे हैं, जो जिले में हैं, जो ब्लॉक में हैं, उनको इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से टाई अप करना होगा, ताकि उनके कुटीर उद्योग, वो जो स्मॉल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बैग, जूते, लकड़ी के काम कर रहे हैं, वो तो उनके प्रोडक्ट्स बाजार में आ पाएँ एट अ चीपर प्राइस, एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, ताकि उनको ई-कॉमर्स से टाई अप करा दो। तो इतनी सारी सॉल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए, लेकिन सबके विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ रहा है इंडिया में। तो 2017-18 में 36% था, 18-19 में 37, फिर अभी 41-42% के आसपास है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, लोग विलिंग है काम करने के लिए। टोटल जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 16 से 64 साल की, जिसको हम लोग बोलते हैं, काम करना चाह रही हो ना चाह रही हो, टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन 16 से 64 के बीच, उसमें से कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों। तो अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों में काम करने की इच्छा जनरेट हो रही है, लेकिन इनको अगर एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। और गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट या बनाने से पहले लोगों की राय जरूर लेनी चाहिए। हम लोग एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी जो योजना है उससे जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो अगर इसी बेस से हमारे देश में अगर बेरोजगारी बढ़ती रही, तो हम जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जो जनसंख्या, जो यंग पॉपुलेशन के होने की वजह से जो हमारे देश को फ़ायदा हो सकता है, हुआ नहीं है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। अगर इसी हद से, इसी दर से बेरोजगारी बढ़ती रही, अगर इसका कोई जल्द इलाज नहीं किया गया ना, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ हमें ले जाएगा। एक टाइम आएगा कि यंग पॉपुलेशन बेरोजगार होकर बूढ़ी हो जाएगी और उन बूढ़े लोगों को देखने वाला कोई नहीं होगा। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में ना बदले, इसके लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो सरकार को युद्ध स्तर पे इस पे काम करना चाहिए, ताकि ये
अनएम्प्लॉयमेंट या ये बेरोज़गारी जो हो रही है इंडिया में, ये खुद में एक महामारी ना बन जाए। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देखा हो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।